respected teachers, and my dear students. This is our first heart-to-heart talk wherein I will share my experiences of 42 years which may benefit you. In fact, in a gathering of 400, 500, 1,000 or 2,000, the lecture is given by one person, whereas it is listened by hundreds of people. Who will be the beneficiary out of all of you from this lecture? Only that student who has come with the intention to learn anything. भीड़ के अंदर कुछ लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि क्लास में से बुलाया गया है, इसलिए जाना ही जाना है। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं, हमारा दोस्त जा रहा है, हम भी चले जाते हैं। तो जीवन में जो जिस विचार को लेके, जिस सोच को लेके हम कोई चीज़ पाने जाते हैं, वही हमें मिलती है। अगर हम ये सोच के आ रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा, हम कुछ पा के आएंगे, तो डेफिनेटली पा के जाएंगे। ये सोच के आ रहे हैं कि 1.5 घंटे का टाइम है, जैसे ना कैसे पास कर लेंगे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा तो भी मजबूरी है, बैठना पड़ेगा, तो उसी तरीके से वो टाइम पास करके चले जाएंगे। तो ये हमेशा इंडिविजुअल की अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है, और जैसा सोचता है वही पाता है, ये निश्चित है। तो इसलिए जो भी शब्द मैंने बोलने हैं, जो भी मैंने बातें करनी हैं, अगर आप फोकस होकर ध्यान से उन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो शायद बहुत कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। और अगर सिर्फ एक मेथड है लिसन करने का, लाइक एनी अदर लेक्चर, देन दिस टाइम विल गो वेस्ट फॉर यू आल्सो, फॉर मी आल्सो। All of you have joined Akash either to become a doctor or engineer. This has been your aim and objective for joining Akash. इसके अलावा किसी का कोई और उद्देश्य तो नहीं है। Any other student, any student feeling I have joined not for this purpose but for any other purpose? अगर सोचा भी होगा तो एटलीस्ट इस क्राउड में वो डेयर करके हाथ नहीं खड़ा करेगा। इसलिए मैं एज्यूम करता हूँ कि 20% स्टूडेंट वो ट्रूली स्पीकिंग मेडिकल और आईआईटी बनने के लिए नहीं ज्वाइन करते हैं, बल्कि ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो 20% बच्चे पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेडिकल या आईआईटी को ज्वाइन करते हैं, सो दैट दे फुलफिल देयर ड्रीम्स। ये भी बहुत अच्छी बात है, उनका हक बनता है आप पे। अगर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो कोई बुरा नहीं करते, वो भी ठीक सोचते हैं और वो जानते हैं इसमें आपका भला भी छुपा हुआ है। हमारे लाइफ के अंदर सक्सेस स्टोरीज़ की बहुत बातें लिखी गई हैं। बहुत ऑथर्स ने सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस अनफोल्ड किए हैं। आप उनको पढ़ते भी रहते हैं कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना है, फोकस करना है, कंसंट्रेशन करनी है, ये बातें हैं, वो बातें हैं। तो सारी बातें ये लिखी गई हैं किताबों में। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा गया है, जो मैं बोलूँगा शायद वो भी लिखा होगा। इट इज़ नॉट व्हाट इज़ रिटन इन द बुक्स, इट इज़ मैटर्स हाउ डू यू टेक इट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। For gaining success mantra, I will not restrict myself to the medical IIT.
मैं आपको जीवन के संघर्ष में, अपने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर इंजीनियर बनने से। तो आई विल गिव यू टिप्स ऑन ऑल दोज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई क्लासिफाई सक्सेस अंडर 2 headings, 2 factors. Success is contributed by 2 factors. One factor A, invisible factors, B, visible factors. I give 50% weightage to the invisible factor and 50% to the visible factors. Now, what do you mean by the word invisible factors? The factors which are not visible to you. आप उनको देख नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ईश्वर को आप देख नहीं सकते लेकिन ईश्वर एग्जिस्ट करता है। आप इस बात को मानते हैं ईश्वर कुछ है, चाहे देखा किसी ने भी नहीं है, लेकिन वो फीलिंग है कि हाँ कोई ना कोई शक्ति संसार को चलाती है तो ईश्वर है। इसी तरह से इनविजिबल फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज द गॉड, नंबर 2 इज द पेरेंट्स। यू हैव बिकम ए ह्यूमन बीइंग आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी जनरेशंस थ्रू एवोल्यूशन। 84 लाख लाइफ्स एवोल्यूशन के बाद गीता कहती है कि ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है। आप ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं। कभी इस चीज़ के ऊपर आपको प्राउड फील हुआ है? कभी घमंड महसूस हुआ है कि मैं इंसान हूँ? हैज़ एनीबडी फेल्ट प्राउड फॉर दिस थिंग? नहीं करते। आपको ये कॉमन चीज़ लगती है कि इतनी पॉपुलेशन है, करोड़ों लोग हैं, क्या प्राउड फील करना है इसमें? आप सोचते ऐसा है। लेकिन आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप ह्यूमन बीइंग है। आप कोई लीजर्ड नहीं, रेप्टाइल नहीं, स्नेक नहीं, इंसान है। और वो इंसान है जिसको कि ईश्वर ने दिमाग दिया है, और उस दिमाग से आप ईश्वर को पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने डिटर्मिनेशन, विल पावर अपने बना सकते हैं, कुछ एम ऑब्जेक्टिव सोच सकते हैं। एलिफेंट और लॉयन का क्या एम ऑब्जेक्टिव? कभी वो सोच सकते हैं कि मेरा इस साल मैंने 4 टाइगर को मारना है, इस साल मैंने 5 पेड़ उखाड़ने हैं? कोई ऐसा है? कोई टारगेट होता है एलिफेंट के पास या लायन के पास? इतने ताकतवर होते हुए भी उनके पास वो सोच नहीं है, बुद्धि नहीं है जो आप में है। इसका मतलब है गॉड ने आपको स्पेशल ब्लेस किया है, आपको इंसान बनाया उसी ने है। तो इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको धन्यवाद रोज़ाना करें। ईश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है। आप जो प्राउड फील करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को देख के, सोच के कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत मस्कुलर बॉडी है, ये है वो है, इस सुंदर चेहरे को सुंदर दिखने में आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या आपने कुछ चेंजेस अपने बॉडी में किए हैं जिससे कि आप सुंदर लगे? कुछ भी नहीं किया। ये चीज़ आपको मुफ्त में, फ्री में गॉड ने दी है, जिस पे आप इतराते हैं, प्राउड फील करते हैं। यू आर गिवन ब्यूटीफुल ऑर्गन्स इन द बॉडी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। और ऐसा गॉड जो आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, आप उसके लिए कोई समय निकाल के धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। सोचिए, अगर आपकी एक आँख खराब हो जाती है, प्रिक कर जाता है कोई नीडल और वो ब्लाइंड हो जाती है, क्या सिमिलर टाइप की आँख जो आपके बर्थ के समय गॉड ने दी, क्या आप उसको दोबारा वापस ला सकते हैं? लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं ला सकते। कोई भी ऑर्गन बॉडी का अगर लॉस हो जाता है तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हो, वो चीज़ नहीं आ सकती।
इसका मतलब है एक एक ऑर्गन बॉडी का जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है और हर ऑर्गन का आपस में कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है। अगर यहाँ पे हमारे ब्रेन से कोई हाइपोथैलेमस मैसेज देता है या हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, तो वो हार्मोन हमारे शरीर के अंदर सारे परिवर्तन लाते हैं, अंगों में परिवर्तन लाते हैं। इसका ना कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त हमारी बॉडी में होता है और वो इतना प्रिसाइज है, इतना एक्यूरेट है कि कोई वर्ड का आर्किटेक्ट उसका डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू आर हेयर बिकॉज ऑफ द गॉड and he has blessed you with a beautiful mind, body. Therefore it becomes your prime duty to at least thank him on everyday basis, maybe for 5 minutes, maybe for 2 minutes, but definitely this voice should come from the God कि I am grateful to you, I am thankful to you for making me a human being, giving me such a nice body, healthy body. तो ये प्रेयर जो लोग करते हैं ईश्वर उनको डेफिनेटली ब्लेस करते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं ही हूँ, मैंने सब कुछ किया है, मैंने जाके जॉगिंग किया है, मैंने जाके वेट उठा के अपने मसल्स बनाए, बाइसेप्स बनाए, ट्राइसेप्स बनाए, 2 पैक बनाए, 4 पैक बनाए, कुछ भी बनाया है, ये सारी बातें जो है ना किसी काम की भी नहीं। ये सब उसी की मर्ज़ी से है और उसी की वजह से है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ लीजिए। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, अचानक एक मच्छर आके आपकी आंख को गिरता है और 1 सेकंड के लिए आपकी आंख बंद होती है। जितनी देर में बंद होती है इतनी देर में आप एक्सीडेंट के तरफ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। He has millions of ways to set you all right, make you believe that I am there, God is there. और जब कभी भी आपका उसको गुस्सा आया और आपका एक्सीडेंट करा दिया, 3 महीने के लिए प्लास्टर में टांग चली गई, उसके बाद आप भगवान की मूर्ति लगा के सारा दिन रात उसकी प्रेयर करेंगे कि जल्दी ठीक कर दे, आगे से नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ वो दिन आए ही क्यों जब आप ठीक ठाक हैं, खुशी हालत में, तभी क्यों नहीं याद करते? दुख में ही क्यों याद करना है? अगर आप सुख में याद कर लेंगे तो दुख आएगा ही ना आपको कभी भी, इट विल नेवर कम। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यू शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड। और सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, बेहतर तो होता है सुबह घर से निकलते समय, मॉर्निंग के टाइम पे अपने जिस भी गॉड को आप बिलीव करते हैं, यू मस्ट गिव 2 minutes टाइम आउट ऑफ 24 hours so as to express your thanks and let the God also feel that he or she is a nice boy and girl and they acknowledge what I have given to them. So he will always give you blessings and will feel happy with you overall. आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे रूटीन में 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट गॉड को थैंक्स करते हैं, फोकस होके कि हम सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम नहीं ये करते तो हम यहाँ होते ही नहीं। प्लीज़ रेज द हैंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट डू इट? यहाँ सच बोलना है, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर 20-25 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, बाकी लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों नहीं किए? कोई चीज़ तुम्हें, मान लो क्लास में एब्सेंट होते हो, नेक्स्ट डे तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें नोट्स दे देती है कि ये कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जब आप उसकी कॉपी वापस करते हो तो ऐसे ही वापस कर देते हो या थैंक्स करते हो? थैंक्स तो बोलते हो ना इसको। एक ज़रा से काम के लिए, कॉपी देने के लिए थैंक्स बोल दिया, जिसकी वजह से तुम हो, जिसकी वजह से तुम्हारा वजूद है, जिसकी वजह से तुम एग्जिस्ट करते हो, उसको थैंक्स बोलने में तकलीफ।
व्हाई इट इज सो। मैं आपको बता रहा हूं कि ये दिखाई नहीं देता, लेकिन है ज़रूर। उसकी आंखें करोड़ों हैं और वो सोती नहीं है कभी, हर वक्त जागती हैं, हर वक्त तुम्हें देखती रहती हैं। तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे बुरे काम, उसमें जमा घटा कर्मा के हिसाब से ईश्वर हमेशा 24 आवर्स अवेक रहता है। और जैसे जैसे तुम्हारे कर्मा होते हैं उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन में तुम्हें उसका रिजल्ट भी मिलता रहता है साथ साथ ही। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में, सारी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये तय कर लीजिए कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा समर्पण है, ये मेरा सरेंडर है गॉड को। और जो लोग ऐसा करते हैं डेफिनेटली उनकी लाइफ में दुख कम आते हैं और प्रोग्रेस, सफलताएं ज़्यादा आती हैं। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। एनी डाउट regarding the things which I am telling? Everybody is free enough to just raise the hand and ask the question, because I am fully convinced. That is why I am talking to you. As a teacher, as a chairman of the company, it is my duty to tell my young students what is the secret of the success, how you unfold the secret. Such type of things you will not find in the books. This is by experience. This is by the results which have been seen in the lifetime. So you also make it a point that from tomorrow onward you will follow this process so as to gain success in any walk of, not only medical IIT, any walk of life. This blessings of the God is very essential. So now I want to see how many of you have decided, because your decisions will take place quickly in a moment's time. By the time you are listening, you have made up your mind कि you will do like this. तो कल से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो सर बता रहे हैं वो सही है और हमें डेफिनेटली ये चीज़ करनी चाहिए, वो अपना हाथ रेस करें। That's very right, that's very nice. यही चीज़ मैं चाहता हूँ। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, रातों को जागना नहीं पड़ रहा, पढ़ना नहीं पड़ रहा। ये नंबर तो ऐसे हैं 50% जो मुफ्त में मिलेंगे, ज़रा से देर में मिल जाएंगे। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी है, आपको न्यूमेरिकल करके तैयार करने के जाना है, कुछ नहीं करना है। इससे सिंपल तरीका मार्क्स 50% लेने का और क्या तरीका हो सकता है? इससे आसान तरीका तो हो नहीं सकता। सो दिस इज़ द फर्स्ट इनविजिबल फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली helping us to gain the success. The second invisible factor is parents. अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते तो क्या आप मुझे यहां दिखाई दे रहे होते? नहीं दिखाई दे रहे होते ना। इसका मतलब है आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका वजूद है, वो अपने पेरेंट्स की वजह से है। वो है तो तुम हो, वो नहीं है तो तुम भी नहीं हो। इसका मतलब उन लोगों ने अपने लाइफ के अंदर किसी तरीके से प्रेयर करके, किसी तरीके से आपको पाया है। और पेरेंट्स लाइफ लॉन्ग सिर्फ देते रहते हैं, लेते नहीं। और ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें कि देने में ही खुशी महसूस होती है, लेने में नहीं होती। इसलिए इनसे बेहतर दोस्त तुम्हारा इस जीवन काल में कोई नहीं हो सकता। Nobody can be a better friend than your parents. ये वो है जो कि सेल्फलेसली आपकी हेल्प करते हैं। ये वो है जिनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि रिटर्न में हम इतना काम करें हमें क्या मिलेगा। अगर आप किसी को दोस्त बनाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो बदले में उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि ये मेरी हेल्प भी करेगा। आज आप उसको डिनर खिलाते हैं, 3 बार खिलाते हो, चौथी बार आप सोचते हो कि अब इसकी बारी है, ये मुझे खिलाए। तो बाकी सारे रिलेशनशिप गिव एंड टेक के हैं।
लेकिन पेरेंट के साथ आप कई बार खाना खाने गए हैं, कभी आपने सोचा है कि जेब से मैं पैसे दे दूँ, रोज़ खा के आता हूँ? हैव दिस थिंग कम इन योर माइंड? कभी नहीं आता। इसका मतलब पेरेंट्स का काम तो सिर्फ देने का ही है। इससे बेहतर दोस्त कौन हो सकता है? सूर्य की रोशनी, दिन के उजाले आप देख रहे हैं, ये किसकी वजह से है? पेरेंट्स की वजह से। तो इसलिए आपका डेफिनेटली उन पेरेंट्स के प्रति आपका एक कर्ज बनता है, उसको उतारना भी ज़रूरी है। हालांकि माँ बाप के कर्ज ज़िंदगी में उतरते कभी नहीं हैं, वो रहते ही हैं। चाहे आप जितने बड़े हो जाएं, आप चाहे 90 साल के हो जाएंगे, तब भी आपके पेरेंट्स के लिए आपका कर्ज बना रहेगा। तो मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, अगर हम उठने के बाद पेरेंट्स के पैर छू के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मुंह से बोला और हाथों से उसके पैरों को छुआ, जिससे कि वो आपके सिर पे हाथ रखें और आपको आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें, ये आपका दूसरा इनविजिबल फैक्टर है जो कि आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। पेरेंट्स जो ब्लेस करते हैं, जीता रहे, खुश रहे, तरक्की करे, जो उनके दिल के अंदर आता है वो बोल देते हैं। और ये जो ब्लेसिंग्स होती है, ये इनविजिबल फोर्स है जो आपको प्रोटेक्ट करती है सारी लाइफ के अंदर। जब हम झुकते हैं, झुकना ज़रूरी है। ये नहीं कि उठते ही मॉर्निंग हाय डैड, हाय बाय, ये सब हाय बाय बेकार की बातें हैं। प्रॉपर तरीका होता है झुकने का। और जब आप किसी के आगे झुकते हैं, उसके दो फायदे हैं। नंबर 1, झुकने से आपकी जो ईगो है वो ख़त्म होती है। यू बो बिफोर समबडी, दैट मीन्स दैट पर्सन इज बेटर देन यू, एल्डर टू यू, इन एनी वे सुपीरियर टू यू। तो आपके अंदर एक अहंकार, एक ईगो घर नहीं कर जाती। मैं वर्ड नहीं आता है जब आप झुकते हैं। तो ये इसका पहला एडवांटेज है कि whenever you bow before parents, you kill your ego first of all, and number 2, you take the blessings of the parents. These blessings, they work as invisible aura around you, a jacket around you which protects you throughout your life. हम तीर्थ धाम करने जाते हैं, अलग अलग धाम बने हुए, लोग बद्रीनाथ पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं समझता हूँ अगर माता पिता की सेवा कर ली, उनको रिस्पेक्ट दे दिया, तो धाम जाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड एट ऑल। सबसे बड़े धाम तो आपके सामने हैं। और लोग जो है उस धाम की तलाश में, उस रोशनी की तलाश में दूर दूर चले जाते हैं। यहाँ से फॉरेन कंट्री चले जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे, गोवा चले जाएंगे। वहाँ जाके शांति है, वहाँ जाके शांति ढूंढने चले जाते हैं। वहाँ जाके सोचते हैं क्या होगा। मैं सोचता हूँ शांति गोवा में नहीं है, फॉरेन कंट्री में नहीं है। शांति तो आपकी सोच में है। अगर आप घर बैठ के भी शांति देखना चाहते हैं तो घर बैठ के भी पा सकते हैं। इतना किराया भाड़ा किस लिए खर्च किया जा रहा है? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ डू यू थिंक। अगर आपके मन के अंदर शांति नहीं है तो फिजिकल प्लेस या एनवायरनमेंट कैन नॉट हेल्प यू। इट इज़ योर इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस विच शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो पेरेंट्स हैं उनकी ब्लेसिंग एक आपके जैसे बॉडी में हम एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि बुलेट इफेक्ट ना कर सके, इसी तरह से जो पेरेंट्स की दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, वो एक बुलेट की तरह हम बच्चों के चारों तरफ पेरेंट्स के होती है। एक ऑरा बन जाता है जिससे कि कोई नेगेटिविटी टच नहीं करती, कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। और हम वर्ल्ड के किसी कोने में भी हों, ये माँ बाप की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, चाहे आप उनका कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो ऑरा फिर भी आपकी हमेशा प्रोटेक्शन करता है, आपके बारे में सही सोचता है, आपका बुरा कभी नहीं सोचता है। तो ऐसे पेरेंट्स जो इतनी चीज़ें आपको ब्लेस करते हैं,
आप अगर डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डिग्री तो आपके नाम के आगे पीछे लगेगी, पेरेंट्स की डिग्री तो लगेगी नहीं। डेफिनेटली उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ का फ़ायदा होता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी फलां बन गया, ये बन गया। इसी वर्ड के अंदर ही वो लाखों गुना खुश हो लेते हैं। जबकि डॉक्टर आप बनेंगे, पैसा आप कमाएंगे, उनको क्या मिलना है? सारी ज़िंदगी उन्होंने प्रोविडेंट फंड से लोन लिया, इधर से पैसा इकट्ठा किया, उधर से इकट्ठा किया, आपकी पढ़ाई का लिए दिया। सो दे suppress their own desire for the sake of your education. So such people who are sacrificing their comfort, आप जब उठते हैं, पैदा होते हैं, शुरू से लेकर एंड तक कितना तकलीफ़ होती है एक बच्चे को पालने में। तुम्हारी माँ उसको बियर करती है, और जैसे ही आप 10th क्लास पास करते हैं, अगर माँ कुछ कहती है तो एक ही जवाब होता है, तुम्हें क्या पता है? मतलब वो तो बेकार ही हो गई, सब कुछ तुम्हें ही पता है क्योंकि तुम पढ़ लिख गए हो। That is not correct. She has also passed through this teenage. She has also lived like you. तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम पेरेंट्स को सुबह उठ के झुक के उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें, जिससे कि हमारे चारों तरफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑरा बना रहे जो हमें बचा के रखे फ्रॉम ऑल बैड इविल्स, फ्रॉम बैड थिंग्स। वी शुड रिमेन प्रोटेक्टेड। So this is the second invisible factor which I feel is very, very important to progress for anybody in life, and the blessings of the parents are invisible but very powerful. Those parents who bless their children, the children are never at loss. They are always on the benefit. Now, how many out of you really touch the feet of the parent in the morning to take their blessings? Please raise the hands. नीचे कर लीजिए। I have a grandson. He is 6-year-old. 4 days back I told him, touch my feet to take the blessings. He said, why? Why should I touch your feet? I don't touch my dada's feet. Why should I touch your feet? I thought in my mind कि मैंने आज इसको पैर छुआ के ही दम लेना है। तो मैंने उसको बिठा के उसके एडवांटेजेस बताए पैर छूने के, 10 उसको फ़ायदे गिनवाए, ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। अब बताओ पैर छुओगे नहीं छुओगे? कहता छुओ। तो लॉजिक दे के कन्विंस करना पड़ा, उसकी छोटी सिस्टर को कन्विंस नहीं करना पड़ा, क्योंकि भैया पैर छू रहा था, शायद वो भी छुएगी कॉपी कैट की तरह। तो उसका तो बिना समझाए ही अपने आप हो गया बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी चीज़ें कोई बताता नहीं है, लेकिन ट्रुथफुलनेस यही है कि ऑल प्रोग्रेस इन लाइफ हैपन्स ओनली व्हेन यू आर ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स। तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, दूसरा पॉइंट बताया है जिसमें कि 25% गॉड को मैंने मार्क्स दिए, 25% मैंने पेरेंट्स को दिए। इनमें कोई मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ सवेरे उठना है, पैर छूने हैं, चलते समय गॉड का थैंक्स करना है। इट अर्न्स यू अ लॉट ऑफ प्रीमियम, लॉट ऑफ मार्क्स, लॉट ऑफ सक्सेस इन द लाइफ। सो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि देयर इज़ नो हार्म इन टचिंग द पेरेंट्स फीट? और अगर मुफ्त में अगर इतनी बढ़िया चीज़ हमें मिलती है तो हमें क्या नुकसान है, क्या खोते हम, लूज़ क्या करते हैं, नुकसान क्या है ये बता दिए। व्हाट इज़ द लॉस? नो लॉस। गेन ट्रिमेंडस है, लॉस कुछ नहीं है। तो एज ए बिजनेस मैन देन यू शुड थिंक ऑफ द प्रॉफिट्स, लॉस, गेन्स। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिटरमिन्ड that from tomorrow you will utilize this 25% score also by touching the feet of the parents? Please raise the hands. मैं कल SMS मंगवा लूँगा हर पेरेंट से कि ये पेरेंट्स के पैर छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं। ये बेटा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कल्चर में हैं, हज़ारों साल से हमारी संस्कृति में है।
आपने अगर अपने घर में देखा होगा तो आपके जो पापा मम्मी हैं वो अपने पापा मम्मी के पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं? छूते हैं ना। तो वो क्यों छूते हैं? दे गेट ब्लेसिंग्स। तो वाई यू शुड नॉट फॉलो द गुड हैबिट्स। जो उनकी अच्छी बातें हैं आपको भी फॉलो करनी चाहिए, एंड दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड डेफिनेटली यू विल डू द बेस्ट थिंग्स. Now we come to the visible factors which are responsible for their progress. The first and most important factor which I give in my life is to the time management. Time management is an art and most important from all other factors. हमें ये पता रहना चाहिए कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है. आप लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं जो ये सोच रहा हो कि मैं अब आ गया हूँ इस दुनिया में तो कभी जाऊंगा ही नहीं, हजारों साल तक यही रहूंगा. कोई ऐसा सोच वाला कोई तो नहीं बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ. इसका मतलब जो लोग आते हैं, जो व्यक्ति संसार में आएगा, अल्टीमेटली उसको जाना है. कोई 40 साल की उम्र में, कोई 20 साल की, कोई 50, कोई 60, कोई 100, कोई 125. कितने वक्त तक, कितने साल तक किसने जीना है ये गॉड सिर्फ जानता है, और वो ड्यूरेशन फिक्स है. उससे ऊपर 1 मिनट भी आप नहीं जी सकते. फिक्स लाइफ स्पैन है हर इंडिविजुअल का. तो हमारे पास इसका मतलब जो सांसें हैं, सांस ब्रेथ जो है वो भी फिक्स्ड है. एवरी डे वी ब्रीथ, और जितनी सांसें हम लिखवा के आते हैं उनका कोटा डेली बेसिस पे कम होता चला जा रहा है. बढ़ तो रहा ही नहीं. वी आर यूजिंग इट, यूटिलाइजिंग इट, सो इट इज डिक्रीजिंग. टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो नॉन रिन्यूएबल है. वंस लॉस्ट फॉर एवर. इट कैनॉट बी ब्रॉट बैक, इट कैनॉट बी रिन्यूड. तो जो चीज़ इतनी कीमती हो कि एक बार लॉस्ट हो जाए दोबारा नहीं आती है, तो उस चीज़ को हमें इस्तेमाल बहुत वाइजली, केयरफुली करना चाहिए और उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए. इसी टाइम 24 घंटे का टाइम होता है. इसी को आप अगर वाइजली यूज करते हो और प्रोडक्टिविटी से यूज करते हो तो तुम्हें बेनिफिट बहुत सारे मिल जाएंगे. और उसी टाइम को अगर हम रूथलेसली वेस्ट करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स नहीं हो सकती. आजकल बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि कोप अप नहीं कर पाते. किस चीज का कोप अप नहीं कर पाते? स्कूल की पढ़ाई, कोचिंग की पढ़ाई, स्कूल का टेस्ट, यहाँ का टेस्ट. वी आर नॉट एबल टू कोप अप. उस कोप अप का कारण ही टाइम मैनेजमेंट है और कोई कारण ही नहीं. आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ जो हम करते हैं उसमें हमारा ये देखना है कि हमें फ़ायदा क्या है. आप जैसे फेसबुक पे जुड़ जाते हैं, ट्विटर पे जुड़ जाते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ जाते हैं, नेट सर्फिंग पे जुड़ जाते हैं. अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इन चारों चीज़ों से जब आप जुड़ जाते हैं, क्या इन चारों चीज़ों का कहीं भी आपके डॉक्टर बनने या इंजीनियर बनने में कोई रोल है, हेल्प है? टेल मी. एक नए पैसे का रोल नहीं है. तो डेली बेसिस पे 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे
इस पे जो बर्बाद हो रहे हैं उसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या है तुम्हारी ग्रोथ में? टेल मी। सवेरे उठते ही फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, मैं ब्रश करने जा रहा हूं। अरे भाई जा, तेरा कौन कह रहा मत जा। मैं अभी उठ रहा हूं, अंगड़ाइयां ले रहा हूं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि जो एक पर्सनल लाइफ है, एक प्राइवेट लाइफ है, मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं उसको पब्लिक डोमेन में सारा कर रहा हूं। मैं शिमला सैर करने गया, घूमने गया, श्रीनगर गया, वहां से फटाफट एक पोस्ट बनाया, भेज दिया। चाहे 10 मिनट पहले लड़ाई हुई हो जबरदस्त, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए स्माइलिंग फेस से भेज दिया ताकि दूसरा बंदा देखे कितने खुश है। अगर वो पहले दुखी हो तो परेशानी हो जाएगा, यार ये तो बड़े खुश है, क्या पता रियलिटी क्या है। सो दीज थिंग्स आर टाइम वेस्टर्स। हर चीज अपनी उम्र के हिसाब से सही लगती है। आपके जीवन के ये जो 2 साल है ना, ये आपका फ्यूचर बदल देंगे, कैरियर बदल देंगे। ये 2 साल की इन्वेस्टमेंट पूरी लाइफ की प्रॉफिट्स हैं। अगर इन 2 सालों में आपने अपने दिल को कंट्रोल कर लिया और हर इच्छा को पोस्टपोन कर दिया 2 इयर्स के लिए, तो फिर आपको कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोक नहीं सकता। और अगर आप सोचें आप बहुत इंटेलिजेंट हैं कि आप सोशल भी बने रहें मीडिया पे और बाकी भी सारे काम करते रहें, तो ये आपकी गलतफहमी है। दिमाग का एक ही सोच होती है, इधर जा सकती है, उधर जा सकती है, दोनों तरफ नहीं जा सकती। सो यू शुड प्रिजर्व द टाइम, conserve the time and use it every moment which is beneficial for your growth, beneficial for your education. कोई भी ऐसा काम जिसमें आप टाइम लगा रहे हैं, अगर वो काम से आपको फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है, तो वहां वो टाइम नहीं लगाना चाहिए। यू शुड नॉट यूज द टाइम। सारा दिन मोबाइल फोन पे मैसेजिंग, मेरे को तो एक आज तक समझ नहीं आया कि अभी आज से 10 साल बाद डिजीज मालूम है कौन सी हुई। हर एक के फिंगर टिप्स, ये उंगलियां हैं ना, इनमें आर्थराइटिस होगा। 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में आर्थराइटिस की बीमारी लग जाएगी। तो 24 घंटे इनका इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ये जॉइंट्स, टाइप करने में या SMS करने में, या फ़ोन का गर्दनें टेढ़ी दिखाई देंगी ऐसी, कभी परमानेंट डिफॉर्मिटी आ जानी है, काम करते करते भी फ़ोन चल रहा है। तो अगर हर वक्त ऐसे ही रहेगा तो गर्दन तो परमानेंट कर्वेचर भी हो सकता है। तो वी शुड ऑलवेज थिंक दैट दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ फॉर वी हैव कम हेयर इन दिस वर्ल्ड फॉर ए लिमिटेड पीरियड, और जितने समय के लिए भी हम आए हैं, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम यहाँ से जाने से पहले हम अपना निशान यहाँ छोड़ के जाएंगे। हम कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शनल, कुछ ना कुछ तो अद्भुत करके जाएंगे, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग याद रखें XYZ आया था, उसने ये काम किया। और ये काम कोई भी कर सकता है, एवरीबॉडी कैन डू इट, प्रोवाइडेड उसके अंदर वो सोच हो, उसमें फायर हो एक्सेप्शनल बनने की, फायर हो टाइम को यूटिलाइज करने की। आप में से हर इंसान अपने आप में कंप्लीट है, हर इंसान परफेक्ट है, हर इंसान कैपेबल है, हर इंसान में पोटेंशियल है। कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। फ़र्क केवल इसका है कि हमारी सोच में डिफरेंसेस आएंगे, हमारी विल पावर के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस में डिफरेंस हो सकते हैं, और वही एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा किसी के पास होने का, किसी के फेल होने का, किसी के टॉपर बनने का। इट इज़ अ थॉट प्रोसेस।
मुझे चाहिए क्या, व्हाट डू आई वांट इन माई लाइफ, ये सवाल कभी अपने आप से करो। यू शुड आस्क योरसेल्फ, मैं क्या चाहता हूँ। एक लाइन में अगर आपको लिखना पड़ जाए कि मैं क्या चाहता हूँ, तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसलिए कि आपको क्लियर नहीं है। कभी आप कुछ लिखेंगे, कभी आप कुछ लिखेंगे, कभी ये चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ। वाई नॉट इन वन लाइन टू टेल व्हाट डू वी वांट इन लाइफ। जो चीज़ आप सोचते हैं, जो चीज़ आप समझते हैं कि मैं चाहता हूँ, वो प्राप्त हो सकती है, प्रोवाइडेड आपके एफर्ट्स उस डायरेक्शन में उसी तरह के होने चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेक द टाइम मैनेजमेंट। होता क्या है कि यहाँ पर एक मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, वो आपको क्लास में पढ़ा दिया गया है, और पढ़ाने के बाद आपसे कहा गया कि एक्सरसाइज आप करिए। घर बैठ के आपने सॉल्व किया कि 50 में से आप 35 क्वेश्चंस सॉल्व किए, 15 आपसे नहीं निकले। अचानक आपने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाया, वो एक्सरसाइज जो दी थी सर ने, कितने सवाल कर लिए। किसको फ़ोन लगाया? बेस्ट फ्रेंड को। बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आता है कि मेरे से सिर्फ 2 सवाल नहीं निकले, 48 सवाल मैंने कर लिए। उसका जवाब सुनने के बाद क्या आपको खुशी होगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के 48 हो गए? विल यू फील हैप्पी? नहीं। अगर उसने कह दिया कि मैं तो सिर्फ 10 ही सवाल निकाल पाई, मेरे से 40 निकले ही नहीं, तो फिर आपको क्या महसूस होगा? खुशी महसूस होगी, कम से कम मैं 35 तो कर चुकी हूँ, इसने 10 ही किए। इसका मतलब हाउ टू डिफाइन ए बेस्ट फ्रेंड। A best friend is the one which feels envy with the progress of the other and happy with the downfall of others. ये बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन हो गई। तो नथिंग लाइक फ्रेंडशिप। हर इंडिविजुअल अपने आप में सीमित है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उसने कहा 48 सवाल ठीक हुए हैं, तो 10-15 मिनट तो आपके इसी तकलीफ में चले जाएंगे, इसके ज़्यादा क्यों हो गए। और अगर उसने कहा मैं 10 ही निकाल पाए हैं, तो 10-15 मिनट आपके खुशी में चले जाएंगे। दोनों ही सूरत में आपने 15 मिनट बर्बाद कर दिए। अब मुझे बताओ, सोचो मिला क्या? फिर अपने आप से सवाल पूछो, मैंने फ़ोन किया ही क्यों? ऐसी छोटी छोटी बातों पे जो टाइम बर्बाद करते हैं और माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, वाई शुड वी डू? मेरी तैयारी मेरे साथ है, मेरा स्कोर मेरे पास है, मैं क्यों दूसरे से पूछूं तू कहाँ है, तू कहाँ है? आपका कंसर्न सिर्फ अपने से रहना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करिए। कंपैरिजन में तकलीफें होंगी। वाई टू कंपेयर? देयर इज नो एंड ऑफ कंपैरिजन। यू शुड थिंक कि अगर मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी है, मैं इंप्रूव करूं। ये नहीं कि दूसरे से कंपेयर करके कभी सेटिस्फेक्शन होगी नहीं। इस दुनिया में एक से एक ऊपर लोग पड़े हुए हैं, तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं और हमेशा फ्रस्ट्रेशन होगी। और फ्रस्ट्रेशन के अंदर उल्टा और काम खराब होगा, बेटर तो होने से रहा। तो हमें अपने आप से केवल मतलब रखना चाहिए कि ये ज़िंदगी मेरी है, मैं अगर कहीं पर वीक हूँ तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूँगा, मैं दूसरे से कंपेयर नहीं करूँगा। आई शुड नॉट कंपेयर विद एनीबॉडी। तो वी हैव टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ द टाइम इन सच ए वे दैट वी डोंट वेस्ट इट। जो लोग टाइम को वेस्ट करते हैं वो लाइफ को वेस्ट करते हैं। इसलिए जितना आप अवॉइड कर सकते हैं ये 2 साल के अंदर, 2 साल में तो बाहर बोर्ड लगा दो, विजिटर्स नॉट अलाउड, गेस्ट नॉट अलाउड, किसी को घर आने मत दो। 2 साल बाद मिलेगा भाई साहब। तो यू हैव टू प्लान इन सच ए मैनर, क्योंकि अगर आप गेस्ट आते हैं और आप सोशल बन के उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं, ये भी तो टाइम का वेस्टेज है। क्या मिलेगा उससे?
आप अलग कमरे में जाकर बैठिए, पढ़िए, उनको गेस्ट को अपने पेरेंट के साथ एंजॉय करने दीजिए। तो हर तरह से आपको टाइम को बचाना है, और अगर आप टाइम को प्रॉपरली यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिविटी से यूज़ कर सकते हैं, तो सर्टेनली यू कैन अचीव द थिंग्स। सो दिस इज फर्स्ट फैक्टर, वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड यू शुड डेफिनेटली कंजर्व दिस, प्रिजर्व दिस एंड यूज फॉर द बेनिफिशियल पर्पस ओनली। Secondly, your aim should be very clear to you. कोई भी काम करने से पहले उसका लक्ष्य पता होना चाहिए, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, Why I am joining। अगर आकाश ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ एम सोच के होगा दिमाग में, हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। अब मैं अगर सोचता हूँ कि मैंने डॉक्टर बनना है लाइफ के अंदर, या मुझे IIT में जाना है, IIT में भी मैं कौन सी, दिल्ली IIT में जाऊंगा या चेन्नई IIT में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। मेडिकल कॉलेज में एंटर करना है तो कौन से, एम्स में जाना है, मौलाना में जाना है। हमारा कुछ ना कुछ तो ड्रीम होना चाहिए लाइफ के अंदर जब हम आते हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर पे ये लिखा है, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर और IITian, आई विल बिकम ए डॉक्टर और IITian पॉजिटिवली, और उस पर अपने सिग्नेचर किए हैं, और वो सिग्नेचर करके कागज़ को अपनी स्टडी टेबल के पास चिपका दिया है, ताकि हर वक्त मेरे दिमाग में एक हैमरिंग होती रहे कि ये एक मेरी कमिटमेंट है मुझसे, अपने आप से। मैं साइन करके लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं खुद से कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैंने लाइफ में ये बनना है, और 2 साल में कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मुझे उसको पेपर पे लिख के एक टेस्टिमोनियल की तरह लिख के रखना चाहिए। बाथरूम के अंदर जो शीशा है उसके ऊपर चिपका देना चाहिए, ताकि सवेरे उठते जब मुंह धोएं तो दिखाई दे मेरा एम क्या है लाइफ में। तो जो चीज़ हमारे एम होता है वो 24 घंटे हमें सोने नहीं दे, 24 घंटे हमारे दिमाग में घुसा रहना चाहिए। ये नहीं कि हफ्ता हफ्ता गायब ही हो जाए दिमाग से। Why it is so? तो आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीस ऑफ पेपर पे ये लिख के और अपने घर में चिपका के रखा हुआ है? हाथ खड़ा करें। आप लोगों ने राइटिंग में लिखा हुआ है पेपर पे, उस पर साइन किए हुए, वेरी गुड। हमारे यहाँ पे सोनीपत की एक लड़की पढ़ती थी जनकपुरी में, ऐसा ही मोटिवेशनल लेक्चर मैंने उनको दिया। उस लड़की ने लिखा कि आई वांट टू गो इन एम्स, और लिख के चिपका दिया कागज़ को, और डेली बेसिस पे उसको देखते उसको एनर्जी आती और काम करने लगती। सिलेक्शन होने के बाद 2 साल पहले उसके फादर मेरे पास द्वारका हेड ऑफिस मिलने आए। बोले जी वो कागज़ का टुकड़ा जो आपने सजेस्ट किया था उसने उसको एम्स पहुंचा दिया। आज वो एम्स में चली गई है, और वो यही कहती है सर ने कहा था इसको लिख के रखो। लेक्चर सभी सुनते हैं, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हमें अपना एम 2 साल तक भूलना नहीं है, वी हैव टू ऑलवेज हैमर इट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को ऑब्जेक्टिव रखें कि ये हम बनना चाहते हैं, और किस मेडिकल कॉलेज में जाना है उसकी नेट से बिल्डिंग की फ़ोटो उतार के उसको दीवार पर चिपका दो, और लिखो ये मेरा डेस्टिनेशन है, इस बिल्डिंग में मुझे जाके सर्जरी करनी है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ मैंने IIT का काम करना है। तो यू शुड टेक आउट दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग फोटोग्राफ वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 2 years, और उसको डेली देखिए और इमेजिन करिए, वॉक थ्रू करिए उसके थ्रू कि मैं बिल्डिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है, हर चीज़ सोच पे डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है तो फिर आपके सामने गोल होना चाहिए। गोल वैसे तो दिमाग में हर एक के होता है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस भी ज़रूरी है। फिजिकली वो प्रेजेंट होगा, वो हमें बिल्डिंग दिखाई देती रहेगी तो हमारा को और
मोटिवेशन होता रहेगा, इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। तो यू शुड टेक आउट द बिल्डिंग फोटोग्राफ, राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, दैट विल मेक यू फिक्स्ड टू वन पर्टिकुलर एम सो दैट यू डोंट डेविएट फ्रॉम देयर। ये नहीं कि कल को कोई और समझाने आया तो मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बन जाऊँगा, ये बनना चाहता हूँ, ये बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेडिकल आईआईटी दोनों की तरफ ही अपना पैर लगाते हैं। बायोलॉजी भी ले लेंगे, मैथ्स भी ले लेंगे, चलो जी अगर डॉक्टर नहीं बने तो इंजीनियर बन जाएंगे, पैसे में चले जाएंगे। डॉक्टर अगर मान लो एम्स में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मौलाना दास में चले जाएंगे। वहाँ से नहीं मिला तो किसी मैनेजमेंट कोटा के खिलाफ चले जाएंगे। तो जब आपके बहुत सारी ऑप्शंस हो जाती हैं तो आपका वर्किंग लेवल कम हो जाता है। ऑप्शन नहीं छोड़ना है, डू एंड डाई की तरह काम करना है कि मुझे एम्स में जाना है, मुझे एमएमसी में जाना है, मुझे लेडी हार्डिंग में जाना है, मुझे अपने खड़गपुर से आईआईटी करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब तक आपकी फोकस नहीं होंगी तब तक आप उसमें कर नहीं सकते। तो इसलिए इट इज़ वेरी एसेंशियल, यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू बी। और अगर आपको पता है कि ये बनना चाहते हैं तो फिर उसको लिखो कि मैं ये बनना चाहता हूँ। ये खाली लिखना नहीं है, ये अपने आप से एक वायदा है, अपने आप से कमिटमेंट है। दूसरों की कमिटमेंट तोड़ देने में तकलीफ़ कम होती है, अपने कमिटमेंट को तोड़ने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो इसलिए यू शुड कमिट योरसेल्फ कि दिस इज़ माई एम इन लाइफ, आई वांट टू बी लाइक दिस एंड डेफिनेटली आई विल डू इट। सो दिस इज़ व्हाट you should first of all define your aim, what you want to in life, write it down, fix it down and see it on everyday basis. Fix it at such a place where you visit the place every day so that it is not invisible, it becomes visible to you every time that you have committed this thing to yourself. Thirdly, students कई बार क्लास से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते ही पापा कहाँ दाखिल करा दिया, केमिस्ट्री तो समझ ही नहीं आते बिल्कुल। पूरा रास्ता पापा का सिर खाते जाए, या फिजिक्स नहीं समझ आ रही या कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा। मैं ही जानना चाहता हूँ पापा क्या सॉल्यूशन दे सकता है। वो केमिस्ट्री शुरू कर देगा आपको पढ़ाना या फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देगा? नहीं पढ़ाएगा। उसने भी आके ऑफिस में सेंटर हेड से मिलना है, पेरेंट्स ने टीचर से बात करनी है। हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा है कि आपको पूरी आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है कि आप क्लासरूम में कुछ भी समझ नहीं आता है, किसी भी टीचर का समझ नहीं आता है, आप तुरंत हाथ उठाइए, खड़े होकर सवाल पूछो without any hesitation. Nobody is going to stop you. Nobody is going to be angry with you. They will solve your doubts there and then. क्योंकि प्रॉब्लम का हल टीचर के पास है, सेंटर हेड के पास भी नहीं है। इसलिए उस टीचर से तो आप रिक्वेस्ट करके आप उससे रिपीट करा सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। तो यू शुड नॉट फील हेजिटेंट अबाउट दिस थिंग कि यहाँ आपसे पूछने से कोई बुरा मानेगा या इसको डिफरेंटली सोचेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम इस चीज़ को समझते हैं कि आपको हम अगर पढ़ा रहे हैं तो आपकी समस्याओं का हल हमारे पास है, हम देंगे। इट इज़ अवर ड्यूटी, इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज़ ए मस्ट। आपको सेटिस्फाई करना, आपको संतुष्ट करना, ये हमारा प्राइम ड्यूटी में आता है। Because we are responsible for your career, we are responsible to help you. So you are free to ask anything. और अगर बाई चांस आप में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है या बहुत ज़्यादा इनहिबिशन है क्लास में पूछने की, तो हमने डाउट रूम बना रखा है, वहाँ जाकर अकेले में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर सब बताने को तैयार है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, टीचर अगर फिर भी अवेलेबल नहीं होते, तो हमने एक आई ट्यूटर लैब बना रखी, वहाँ जाकर उस लेक्चर को दोबारा सुन लो। तो हर तरह की फैसिलिटी हमने दे रखी है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि वंस यू लीव द कॉलेज यू मस्ट गो एज ए हैप्पी स्टूडेंट। कि मज़ा आ गया,
हमें समझ आ रही सारी चीज़, और नहीं आती है तो उसको आप पूछो, एक बार नहीं 4 बार पूछो, कोई रुकावट नहीं है। तो आपको हमेशा अपने डाउट्स नहीं छोड़ना है, बल्कि उसको रिमूव करना है, एंड दैट यू शुड डू इट आल्सो। हमारे नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को कई बार फिजिक्स का बहुत हवा होता है। आप जानते हैं फिजिक्स का हवा क्यों होता है? मान लीजिए मैं आपको एक मैगजीन देता हूं और कहता हूं सोफे पर बैठो और आराम से मैगजीन पढ़ो। मैगजीन पढ़ने के बाद आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें क्या लिखा हुआ था, तो करीब 70 to 80% जो आपने पढ़ा है आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि मैगजीन में ये लिखा हुआ था। फिर आपको फिजिक्स की किताब पकड़ा देते हैं, सोफे पर बैठो और इसको पढ़ो। पढ़ने के बाद पूछा जाता है रिप्रोड्यूस करो, क्या समझ आया? तो मुश्किल से 20% या 30% रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, बाकी रिप्रोड्यूस नहीं होगा। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? जब आप मैगजीन पढ़ते हो तो पहली चीज तो आपका माइंड उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, टेंशन तो नहीं होती उस टाइम। रिलैक्स्ड माइंड का मतलब है आपने अपने ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और जितना सरफेस एरिया बढ़ गया उतना इंफॉर्मेशन आपके अंदर घुसती चली जाएगी बड़े आसानी से, एंड यू विल बी एबल टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। जब फिजिक्स की किताब सामने आएगी, पहला काम सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लेना है। फिजिक्स के देखते ही सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो अंदर जाएगा ही कम। इसका मतलब पहले ही आप प्री डिसाइडेड और प्री डिटरमिन्ड है कि ये मुश्किल है, मुझे समझ आना ही नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप फिजिक्स को ध्यान से पढ़ें, प्यार से पढ़ें, तो इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि एक बार इसमें मज़ा आ गया तो आपको लगेगा इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं। डिपेंड्स हाउ डू यू थिंक इट। अगर आप 3 डायमेंशनली सोच सकते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, तो दिस इज़ ए वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। बस डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से लेते हैं, कैसे उसको करते हैं। हमारे लाइफ में केवल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। सक्सेस में 2 फैक्टर और विजिबल हैं। नंबर 1 रेस्ट। जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना नींद, सोना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नींद या स्लीप भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो हमारे सारे दिन भर की टेंशन्स होती है, थकान होती है, टायरनेस होती है, नींद में वो सारी टायरनेस, थकान वाइप आउट हो जाती है और हमारा ब्रेन एक फ्रेश स्लेट की तरह नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार हो जाता है टू राइट एनीथिंग वी लाइक इट। तो इसलिए एटलीस्ट 7 आवर्स, एटलीस्ट भी कह लो, एट द मोस्ट भी कह लो, 7 आवर्स की स्लीप जो है वो एक माइंड को हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर हम 5 घंटे सोते हैं, 2 घंटे कम सोते हैं, तो इसका मतलब है उसकी रिटेंशन पावर ब्रेन की कम होती चली जाएगी। जब तक हम, जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और ब्लैक बोर्ड को सारा भर देता है और एक टाइम ऐसा आता है और लिखने की जगह नहीं बची है, तो डस्टर लेके सारा ब्लैक बोर्ड को साफ करता है, फिर लिखना शुरू कर देता है। तो ये नींद भी क्या करती है? डस्टर है। ये हमारे सारे ब्रेन पे पिछला जो काम किया हुआ है उसको सारे के सारे को साफ करती है और फिर से उसको तैयार कर देती है फॉर राइटिंग पर्पस। तो वी शुड बी आल्सो टेकिंग ए कंप्लीट रेस्ट फॉर आवर रिजुवनेशन, फॉर आवर रिटेंशन। ये मत सोचिए कि आप 5 घंटे सो के ज़्यादा पढ़ के कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का नेचर में अपने नियम बना रखे, नियम के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो नेचर भी चाहती है कि बॉडी को उतना रेस्ट मिलना चाहिए,
so as to work in a more efficient manner. So this is very important. Or at the most 1 hour in a day, you must always do some physical exercise. किसी ना किसी तरह का गेम, किसी ना किसी तरह का चीज़ जो आपको पसंद का हो, आधा घंटा अगर आप उसको लगाएंगे, अपने फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो इससे आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ब्लड का एप्रोप्रिएट होगा, और ब्लड का सर्कुलेशन एप्रोप्रिएट है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, खाने पीने की चीज़ों का सब सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपके बॉडी के सेल एक्टिवली रेस्पायर करेंगे और एक्टिवली आपको एनर्जाइज करेंगे। तो इसलिए खेलना एक टाइम वेस्ट नहीं है, खेलना एसेंशियल है अच्छे माइंड के लिए, अच्छी रिटेंशन के लिए। इसलिए हाफ एन आवर का या मैक्सिमम 1 आवर का डेली बेसिस पे अगर आप लोग करते हैं तो ये आपकी सक्सेस स्टोरी में हेल्पफुल पार्ट रहेगा, नेगेटिव पार्ट नहीं रहेगा। तो हमें हर वक्त पड़े रहने से, कुर्सी पर बैठे रहने के बजाय अगर हम आधा घंटा निकाल लें, बैडमिंटन खेल लें, जॉगिंग कर लें, कुछ भी कर लें, तो दिस इज़ आल्सो गोइंग टू ऐड टू योर, यू कैन से वाइटलिटी, ऐड टू योर सक्सेस स्टोरी आल्सो। तो ये भी एक नियम बना लें कि सारा दिन केवल किताबें ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी सेहत भी जो है अच्छी रहेगी, तो हम तभी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कंसंट्रेशन या फोकस बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे क्लास में फोकस से पढ़ते हैं तो 70% जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको वहीं याद हो जाता है। फोकस से मेरा मतलब है कि आप टीचर के एंटर करने से पहले चाहे जो शरारतें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वंस द टीचर एंटर्स इन द क्लास, यू मस्ट बी अटेंटिव, यू मस्ट बी सीरियस, और क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपकी पूरी अटेंशन जो है वो उसी तरफ होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से कोई बात सुनेंगे तो आपको समझ वहीं के वहीं आ जाएगी। फिर आपको घर में जाके केवल आधा घंटा भी अगर आप उसमें एक बार नज़र मार लेंगे पन्ने पलट के, तो वो चैप्टर आपका याद हो जाएगा। तो यूजुअली जब क्लास में हम अटेंटिव नहीं होते, हम फिज़िकली क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन अदरवाइज़ हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको तो समझ ही कुछ नहीं आएगा, बिकॉज यू आर मूविंग समवेयर एल्स इन योर माइंड। तो यू शुड बी वेरी अटेंटिव, और अगर आप यहाँ अटेंटिव रहते हैं तो घर जाके आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट किस बच्चे को दिक्कत आती है? जो क्लास में अटेंटिव नहीं है। क्लास में अटेंटिव नहीं है तो समझ नहीं आया, तो घर जाके पढ़ने में उसको बहुत घंटे लगेंगे, और इतने घंटे उसके पास होते नहीं हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि अगर हमें टाइम को मैनेज करना है तो हमें क्लास में बिल्कुल अटेंटिव तरीके से बैठना है और समझ के जाना है, ताकि घर जाके हमारा आधे घंटे में, 1 घंटे में वो लेक्चर पूरी तरह से रिवाइज हो सके। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अटेंटिव इन द क्लास, दे आर द वन हु आर द स्कॉलर्स, दे आर द वन हु गेट द टॉप रैंक, बिकॉज दे कैन मैनेज द टाइम वेरी नाइसली। और जो बच्चे क्लास को सिर्फ सोचते हैं हम बैठे हैं यहाँ पे और टीचर कुछ भी पढ़ाता रहे, हम बैठ के अपना कोई और पढ़ते रहते हैं या और कुछ लिखते रहते हैं और कुछ बनाते रहते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो वो तो यहाँ आके वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम इन दिस मैनर। सो इन नटशल, वी शुड ट्राई टू प्रिजर्व आवर टाइम, कंजर्व आवर टाइम। वी शुड बी वेरी अटेंटिव इन द classroom. We should be concerned with ourselves, not with comparison with somebody else, and we should give our due time to the games, play and sleep, and we should be focused on our goal all the time. And remember that these 2 years of, you can say, commitment, 2 years of hard work can definitely change your life. So you should be very focused on what we have to do. अगर 2 साल की इन्वेस्टमेंट करके सारी ज़िंदगी आराम की गुजरती है वो करें, या 2 साल ऐश कर लें, सारी ज़िंदगी उसका पछतावा होता रहे, ये आप फैसला आपके अपने हाथ में है। यू हैव टू डिसाइड ऑन दिस थिंग आल्सो। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। थैंक यू वेरी मच।
Now I would like to invite questions. If some student has any query, they can raise the hand and they can ask the questions. Do you think that luck factor plays a role in success? लक फैक्टर का रोल होता तो है, इससे तो मैं ना नहीं करता, लेकिन वो चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हमें पता कुछ नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। मेरा एक फ़िलॉसफी बड़ी सही है कि अगर हम दिल से और बहुत ईमानदारी के साथ कोई भी काम करते रहेंगे, ऑनेस्टी के साथ, तो ईश्वर हमें उसका डिविडेंड ज़रूर देगा। He cannot be impartial to anybody. लक हम खुद बनाते हैं। अगर हम किताब को सामने रख के बैठे हैं और एक पैराग्राफ 1 घंटे से मैं लिए बैठा हूँ और उसको मैं स्कैन करता जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा दिमाग तो कहीं और चल रहा है, तो लोगों को लगेगा कि 1 घंटा क्या 4 घंटे से पढ़ रहा है, बहुत पढ़ता है, लेकिन 4 घंटे का आउटपुट क्या है। तो लक हमने खुद बनाना है और डेफिनेटली इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स और ऑनेस्टी ज़रूरी है। हर व्यक्ति के 2 रूप होते हैं। एक वो रूप है जिसको दुनिया जानती है, XYZ हमारे बारे में हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा प्रोजेक्ट करते हैं, एक तो वो रूप होता है। एक वो रूप होता है जब हम कमरे के अंदर अकेले होते हैं और शीशे में हमें अपना आईना दिखाई देता है, वो वास्तव में वो रूप हमारा होता है जिसको हम बाहर दिखाने में डरते हैं। अगर वो रूप सही हो जाए तो लक अपने आप बन जाएगा। हम 100 गंदी आदतें करते हैं, वो अंदर की जो बैठा हुआ दूसरा आदमी वो बताता रहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन प्रोजेक्शन पब्लिक के सामने बड़ा अजीब सा होता है। आप देखते हैं कई लोगों का प्रोजेक्शन इतना बढ़िया होता है कि लोग पैर छूते रहते हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं वो क्या चीज़ है। दे आर नॉट दैट गुड एज द पीपल आर मेड टू बिलीव इट। तो इसलिए हमें लक की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमारे एफर्ट्स 100% हो, एफर्ट्स में कमी ना हो। हमें ये अफसोस नहीं है यार ये मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कर दो, जीवन बार बार नहीं आना, जो कुछ पाना है इसी जीवन में ही पाना है। और काम करने से, मेहनत करने से कभी डेथ नहीं होती किसी की भी, रादर आपकी आत्मा और स्ट्रांग होती है और मजबूत होती है काम करने से। शरीर को जितना भी हम घिस लेंगे, जितना यूज़ करेंगे उतना ही बढ़िया है, उतना चमकेगा, और इसको जितना आराम दे देंगे ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो हमें लक की चिंता ना करते हुए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने डिटर्मिनेशन पे विश्वास होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और लोग करते हैं, करके दिखाते हैं। सो लक इज़ मेड बाय द पीपल, बाय देयर डिटर्मिनेशन, बाय देयर हार्ड वर्क। सो यू शुड नॉट देयरफॉर थिंक कि लक विल फेवर और नॉट। इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर सिंसियर, इफ़ योर एफर्ट्स आर 100%, luck will be compelled to favor you. That's there. Anybody else? Thank you very much.